हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट के बारे में। और ये सारे एमसीक्यूज़ जो है आपके कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस और रेलवेज एंड स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एज ऑलवेज ये सारे एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा गया है, जिसको कि द्वितीय प्रदूषक के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि ओजोन है, बेंजीन है या सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो बेसिकली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट यानी कि जो प्रदूषक होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि डायरेक्टली जो किसी सोर्स से निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया। ये सारे जो गैसेज हैं ये प्राइमरली जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं उन सब से ही निकलते हैं। इस वजह से इस टाइप के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन सबको प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है। बट उसके अलावा एक और पॉल्यूटेंट होते हैं जिनको कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है। ये डायरेक्टली नहीं निकलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो निकलते हैं डायरेक्टली, और वो बेसिकली कोई और कंपाउंड के साथ में जब रिएक्शन करते हैं उनके साथ में उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कि ओजोन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, या फिर PAN हो गया जिसको कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है, या फिर स्मोग हो गया। तो इस टाइप के जो पॉल्यूटेंट होते हैं उन सबको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो इनमें से जो बाकी सब हैं BCD जो हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और ओजोन जो है वही बस यहाँ पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली TNP के बारे में, यानी कि थन्नीथारी जो राष्ट्रीय उद्यान या थन्नीथारी जो नेशनल पार्क है उसके बारे में पूछा गया है कि ये जो नेशनल पार्क है किस कंट्री में, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में से किस कंट्री में लोकेटेड है। तो म्यांमार में एक हिल्स है जिसको कि तैनासरम हिल्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक एरिया है अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पे ये थनीथारी नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। काफ़ी सारे वहाँ पे हैबिटेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, एशियन एलिफेंट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, सांबर डियर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, शैरो हो गया। इस टाइप के जो भी मतलब वहाँ पे हैबिटेंट्स हैं काफ़ी प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है, तो जो कि म्यांमार में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ओशियन एसिडिफिकेशन यानी कि महासागर के अम्लीकरण के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रिक ऑक्साइड हो या ओजोन हो, इनमें से कौन सी गैस जो है जिसकी वजह से ओशियन एसिडिफिकेशन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अभी हमने देखा प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से या फिर किसी चीज़ के कंबशन वगैरह से वो एनवायरनमेंट में आते हैं। तो उनमें से ही एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जिसको हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। वो जब निकलती है तो वो बेसिकली जैसे ओशियन का जो वाटर है उसमें जब वो डिजोल्व हो जाती है तो उसकी वजह से वो H2O के साथ में रिएक्शन करके H2CO3 क्रिएट करती है, जिसको कि कार्बोनिक एसिड हम बोलते हैं। जब ये H2CO3 क्रिएट होता है तो तब जाके जो वाटर होता है ओशियन का, वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ही जो ओशियन है उसमें एसिडिफिकेशन या अम्लीकरण होता है। तो यहाँ पे जो मेन गैस होती है वो होती है CO2, जो कि ओशियन एसिडिफिकेशन को कंट्रीब्यूट करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया कि जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और मणिपुर। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, ये बेसिकली एक एस्टुचरी भी है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में अराउंड 250 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया इसके द्वारा कवर किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इंडिया के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट की जो स्ट्रेचेस जो हैं उनमें सेकंड सबसे बड़ी जो मैनग्रोव फॉरेस्ट की स्ट्रेच है वो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे 24
मैनग्रोव ट्री की जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं। उसके अलावा 120 से भी ज़्यादा के जो बर्ड स्पीसीज़ हैं वो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गया या फिर क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं वो सब भी यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुछ और दी गई जैसे कि लिग्नाइट हो गया या फिर एंथ्रेसाइट हो गया या फिर बिटुमिनस हो गया, इनमें से कौन सी जो ये सारी जो ओर हैं ये कोल की ओर है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कोल है वो किस ओर में पाया जाता है, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे कि लिग्नाइट ओर हो गया जिसको लिग्नाइट कोल भी बोलते हैं, बिटुमिनस कोल हो गया जिसको कि ब्लैक कोल के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो सब्सटेंसेज होते हैं वो टार के जैसे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जैसे बिटुमेन हो गया या फिर जो एस्फाल्ट है इन सबको टार लाइक सब्सटेंसेस बोला जाता है यहाँ पे बिटुमिनस कोल की हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो जो क्वालिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एंथ्रेसाइट कोल की, उसके बाद में आता है बिटुमिनस कोल और फिर आता है लिग्नाइट कोल। बट यहाँ पे जो पूछा गया कोल के बारे में पूछा गया, कोल की जो परसेंटेज है उसके बारे में पूछा गया, बेसिकली जो कार्बन की परसेंटेज है उसके बारे में पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की जो परसेंटेज है वो पाई जाती है बिटुमिनस कोल में जो कि 60 से 80% होती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि मन्नार की खाड़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो ये गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व है ये बेसिकली जो लक्षद्वीप सी है इंडियन ओशियन में उसका ही एक पार्ट है और यहाँ पे मैनग्रोव्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें जो गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच वाला जो रीजन है वहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार होती है और वहीं पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और जैसे कि इस टाइप से इंडिया का कुछ मैप होता है, यहाँ पे श्रीलंका होता है और यहाँ वाला जो रीजन है ये बेसिकली लक्षद्वीप सी है और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे का पार्ट है, मतलब कि जो गल्फ ऑफ मन्नार में ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो रीजन है वो एक तरीके से जो लक्षद्वीप सी है उसका एक पार्ट है। और यहाँ पे जो यूनेस्को का जो MAB जिसको हम बोलते हैं मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है उसकी लिस्ट में भी जो गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व है उसको इंक्लूड किया गया। इसका कुछ पार्ट जो है वो श्रीलंका में भी लोकेटेड है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेशंस वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पे मैनग्रोव्स वगैरह भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही हो जाएगा, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली वियना कन्वेंशन के बारे में पूछा गया। जो वियना का कन्वेंशन है उसको किस ईयर में 1944, 85, 95 या 2005 किस ईयर में उसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो वियना का कन्वेंशन है ये बेसिकली जो ओजोन लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था। यहाँ पे मल्टीलैटरल एक एनवायरमेंटल अग्रीमेंट साइन किया गया था। मल्टीलैटरल का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये हो गया कि दो से ज़्यादा जो कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसको फर्स्ट टाइम जब अडॉप्ट किया गया था तो इसको 1985 में 1985 में इसको अडॉप्ट किया गया था, मतलब कि अपनाया गया था। फिर उसके बाद में ये लागू होता है उसके 3 साल बाद 1988 में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। बट यहाँ पे पूछा गया है कि वो उसको कब अडॉप्ट किया गया था। अगर लागू करने के बारे में पूछा जाता तो इसका आंसर 1988 होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ओजोन, इनमें से किस गैस की वजह से जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं और हमें जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब एक तरीके से स्लीपी टाइप की सिचुएशन हमारे साथ में हो जाती है। तो किस गैस की वजह से ऐसा होता है, तो ये मेनली होता है CO की वजह से जिसको कि कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। जब ये हमारे बॉडी में एंटर करती है तो इसकी वजह से होता है कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होती है जो कि हमारा सफिशिएंट तरीके से सिस्टम चलता रहे, इस वजह से ये सिस्टम होता है। पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको धीरे धीरे कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये स्लीपी और कन्फ्यूज टाइप की जो फीलिंग है ये आती है। यहाँ पे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें जो कि एक कलरलेस गैस है, ओडोरलेस भी है, मतलब कि गंधहीन एक गैस है। ये बेसिकली होता है कि जैसे
कार्बन बेस्ड फ्यूल जो होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है, जब उनको जलाया जाता है और इनकम्प्लीट तरीके से जब वो जलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें बेसिकली कुछ नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, जैसे कि बटन आइलैंड नेशनल पार्क दिया गया है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क दिया गया है, वॉलिंग नेशनल पार्क या फिर वंदूर मरीन नेशनल पार्क दिया गया है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड नहीं है? तो बटन आइलैंड जो है ये भी अंडमान निकोबार पे है, उसके अलावा माउंट हैरियट और वंदूर मरीन नेशनल पार्क है, ये दोनों भी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहीं पे लोकेटेड है। उसके अलावा जो एक सी ऑप्शन बचा है जिसको कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं मॉलिंग नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ना कि अंडमान एंड निकोबार में। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का। इसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में बेसिकली इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में बोला गया है और उनसे रिलेटेड जो लोकेशन है उसके बारे में भी बताया गया है। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो जैसे कि नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में है। थर्ड दिया गया है कि जो चिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में है। तो फोर्थ यहाँ पे दिया गया है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो नीचे से हम चलते हैं, दिहांग और दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट हमें ढूंढना इनकरेक्ट है। और सी की अगर हम बात करें, जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में है, ये भी सही है। और बी जो है यहाँ पे दिया गया है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है, तो ये भी सही है। उसके अलावा जो फर्स्ट है यहाँ पे बोला गया कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तमिलनाडु में ही नहीं उसके अलावा केरला और कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पे भी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पे अकेला तमिलनाडु ही ऑप्शन में दिया गया, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।